Welcome back. We are discussing priority-based CPU scheduling algorithm. Now let's see an example, and this is the same example we have discussed earlier in different scheduling algorithms like first come first serve and round robin. हमारे पास चार प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3, P4 और हमें जो है in the second column we can see their burst time, the time of the execution taken by the CPU to terminate them, to execute them, अराइवल टाइम जो इनका मुख्तलिफ मौके पे रेडी क्यू के अंदर आने का टाइम है, एंड इन फोर्थ कॉलम द प्रियोरिटी. नाउ प्रियोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में ये जो फोर्थ कॉलम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका बड़ा अमल दखल है. सो लेट्स अज्यूम दैट ज़ीरो इज़ द हाइस्ट प्रायोरिटी एंड नॉन प्रीएम्पशन मोड विल बी यूज्ड. हम जो प्रियोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है नॉन प्रीएम्पशन मोड के अंदर देख रहे हैं इस एग्जाम्पल के अंदर, और ज़ीरो हमारी जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी है. ज़ीरो के बाद 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन. नाउ लेट्स सी के हाउ इट वर्क्स, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वेटिंग टाइम एंड ड्रॉ गैंट चार्ट फॉर प्रोसेसेस इन क्यू बाय अप्लाइंग फॉलोइंग सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. गैंट चार्ट की मदद से हम एवरेज वेटिंग टाइम ज़्यादा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, और एवरेज वेटिंग टाइम हमें ये बताता है कि बेसिकली जो है डिफरेंट एल्गोरिथम्स को अगर कंपेयर करना हो तो उससे हमें जो है एवरेज वेटिंग टाइम से पता चलता है कि क्या एफिशिएंसी है किसी एल्गोरिथम की. नाउ हियर वी कैन सी दैट वी हैव अ सीपीयू. ये हमारा रेडी क्यू है जहाँ पे प्रोसेसेस डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम के साथ अपीयर होते हैं, अराइव होते हैं. एट टाइम ज़ीरो आवर फर्स्ट प्रोसेस इज P1 and we have started the Gantt chart over here. ओके जी, तो जैसे P1 आया, अच्छा जब चूँकि P1 जो है जब आया ज़ीरो टाइम इंटरवल के ऊपर, उस वक्त चूँकि क्यू के अंदर और कोई प्रोसेस नहीं था, सो कोई कंपटीशन ही नहीं था, कोई कंपैरिजन ही नहीं था हाईएस्ट प्रायोरिटी लोएस्ट प्रायोरिटी का, तो सीधा जो है P1 को हमने एलोकेट कर दिया सीपीयू के ऊपर. अगेन पार्डन मी, हमसे मुराद जब भी मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो इट मीन्स सीपीयू शेड्यूलर ने. तो सीपीयू शेड्यूलर ने फ़ौरन जो है P1 को जो है लोड कर दिया, गो अहेड दे दिया to the CPU. Now CPU starts its execution. The burst time of the P1 is 6 millisecond, and meanwhile the other processes like P2 and P3 and P4 वो भी उनकी अराइवल भी शुरू हो गया है. P1 is loaded on CPU and after 6 millisecond it is terminated. Now यहाँ पे ये फ़र्क देख लीजिए, क्योंकि हम नॉन प्रीएम्पशन मोड के अंदर काम कर रहे हैं CPU जो है प्रायोरिटी CPU शेड्यूलिंग के, तो जैसे ही फर्स्ट मिली सेकेंड के ऊपर P2 आया, और हमें याद रहे कि P2 की जो प्रायोरिटी है, पीछे जाना पड़ेगा, देखें P2 की जो प्रायोरिटी है वो 3 है, P1 की प्रायोरिटी 2 है, तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर कोई और प्रोसेस होता विथ हायर प्रायोरिटी दैन द क्या कहते हैं इसका P1, तो वो फ़ौरन जो है प्रीएम्पशन मोड के अंदर क्या होता, प्रीएम्पशन हो जाती, फोर्सफुल इंटरप्शन हो जाती. लेकिन यहाँ पे जो कि क्या कहते हैं जो आने वाला P2 है उसकी प्रायोरिटी भी लो है एक, और ऑलरेडी हम नॉन प्रीएम्पशन मोड के अंदर काम कर रहे हैं, तो P2 की प्रायोरिटी चाहे हाई हो या लो हो, अब P1 जब CPU पे आ चुका है तो जब तक CPU इसको टर्मिनेट नहीं करेगा कोई फोर्सफुल इंटरप्शन नहीं होगी. और अगर प्रायोरिटी प्रीएम्पशन मोड होता तो फिर क्या होता, P2 की प्रायोरिटी चेक की जाती, अगर P2 की प्रायोरिटी P1 की प्रायोरिटी से हायर होती तो फोर्सफुल इंटरप्शन होती, जहाँ है जैसा है P1 को वहीं पर रोक के इसको हटा के क्यू में यहाँ पे यानी कि एट द एंड ऑफ द क्यू इसको जो है पुट कर दिया जाता, और P2 को जो है वो असाइन कर दिया जाता CPU. ये कहलाती है प्रीएम्पशन प्रायोरिटी CPU शेड्यूलिंग, विच वी आर नॉट डूइंग एट द मोमेंट. खैर आगे चलते हैं. तो P1 जो है वो अपना टाइम पूरा करेगा, और टाइम पूरा करने के बाद उसका गेंट चार्ट कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है. 6 मिलीसेकंड इट टेक्स, और दिस इज़ द गेंट चार्ट, एंड वी कैन सी मीनवाइल जब 6 मिलीसेकंड इसकी एग्जीक्यूशन हो रही थी, और चूँकि ये नॉन प्रीएम्पशन मोड था तो पूरा P1 जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया CPU ने. मीनवाइल P3 एंड P4 ऑल्सो अराइव्स, और टाइम इंटरवल उनका कुछ इस तरह है. अब जब P1 जो है टर्मिनेट हो गया, नाउ वी हैव लेफ्ट विद दीज 3 प्रोसेसेस. अब इन 3 प्रोसेसेस में से अब क्या करेंगे, क्योंकि हम प्रायोरिटी CPU शेड्यूलिंग देख रहे हैं
तो बजाय इसके कि हम इनका अराइवल टाइम देखें या शॉर्टेस्ट टाइम देखें, हम क्या देखेंगे, और ना ही यहाँ पे राउंड रॉबिन चल रहा है, यहाँ पे प्रायोरिटी देखी जाएगी। नाउ हमने 0 को हाईएस्ट प्रायोरिटी कंसिडर किया था, 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। सो इस लिस्ट के अंदर, इस क्यू के अंदर अगर हम देखें तो P3 जो है वो जो है सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी के ऊपर है, देन कम्स P4 एंड देन कम्स P2। सो अब इस क्यू में से जो अगला प्रोसेस जिसको CPU के ऊपर जो है लोड किया जाएगा वो P2 नहीं होगा, जो कि सीक्वेंस में जो है पहले आता है, बल्कि इसकी जगह पे P3 जो है वो हमारा अगला प्रोसेसर होगा। सो लेट्स सी, ये सिंस इन क्यू P3 हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी, सो इट वुड बी नेक्स्ट। जनाब P3 को यहाँ से उठा के CPU में लोड कर दिया गया, और P3 का जो बर्स्ट टाइम है वो 8 मिली सेकेंड है, और इसको जो है वो जाने दिया जाएगा। 8 मिली सेकेंड के बाद P3 जो टर्मिनेट हो जाएगा, और अब हमारे पास सिर्फ P2 एंड P4 बाकी रह जाएंगे। गेन चार्ट जो है वो कुछ इसका इस तरह बनेगा। P1 फर्स्ट प्रोसेस था, 0 से 6 मिली सेकेंड, 6 मिली सेकेंड उसका बर्स्ट टाइम था। P3 का बर्स्ट टाइम 8 मिली सेकेंड था, 8 + 6 14 हो जाता है। सो टोटल 14 मिली सेकेंड जो है वो CPU अब तक एग्जीक्यूशन कर चुका है। नाउ वी हैव लेफ्ट विद दीज प्रोसेस, 2 प्रोसेसेस इन द क्यू, यहाँ पे और यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब इन दोनों में चेक करेंगे कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। सिंस 2 इज़ हायर देन 3, रिमेंबर 0 को हमने हाईएस्ट प्रायोरिटी कंसिडर किया था, तो 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। सो P4 की प्रायोरिटी ज़्यादा है। सो अब अगली जो बारी होगी, जो नेक्स्ट टर्न होगा, इट वुड बी ऑफ P4। सिंस इन क्यू P4 हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी, सो इट वुड बी नेक्स्ट। जनाब P4 को जो है हमने CPU पे लोड कर दिया। इसका जो बर्स्ट टाइम है वो 7 मिली सेकेंड है। आफ्टर 7 मिली सेकेंड इट विल बी टर्मिनेटेड। हमारे पास क्यू में सिर्फ P2 रह जाएगा। गेंट चार्ट की अगर हम बात करें तो P1, फिर हमारे पास P2 आया, P3 था, P3 के बाद अब हमारे पास P4 आएगा। तो 6 मिली सेकेंड P1 का था, फिर 8 मिली सेकेंड जो है वो P3 का हुआ, टोटल 14 हो गया। फिर 7 मिली सेकेंड P4 का हुआ, टोटल जो है वो 21 एग्जीक्यूशन अब तक CPU कर चुका है 3 प्रोसेसेस की। उनका सीक्वेंस कुछ इस तरह है। नाउ सिंस देयर इज ओनली प्रोसेसेस लेफ्ट, सो अब प्रायोरिटी देखें ना देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट वुड बी द P2 को हमने लोड कर दिया जनाब। इसका जो है बर्स्ट टाइम 4 मिली सेकेंड था। आफ्टर 4 मिली सेकेंड इट विल ऑल्सो बी टर्मिनेटेड। नाउ द क्यू इज एम्प्टी, ऑल द प्रोसेसेस हैव बीन टर्मिनेटेड। The final game chart would be like that, P1, then P3, then P4, then P2। और चूँकि इसका बर्स्ट टाइम 4 मिली सेकेंड था, तो 21 + 4 25। Now you can see the sequence, P1 comes first, जो आया ही पहले था, then P3 because of the higher priority, then P4 because of the higher priority, then P2, then finally P2 comes, and this is the sequence, that would be the sequence। तो P1 2 3 4 ये हमारा क्यू में जो है प्रोसेस लिस्ट थे। अगर हम वेटिंग टाइम की बात करें, एवरेज वेटिंग टाइम की बात करें ना, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आप देखें P1 आते के साथ उसको टाइम मिल गया, बट P3 हैज़ टू वेट फॉर 6 मिली सेकेंड, देन P4 हैज़ टू वेट फॉर 14 मिली सेकेंड, और P2 जो का क्यू में दूसरे नंबर पे आया था, लेकिन उसको अपनी बारी के इंतज़ार में 21 मिली सेकेंड के लिए वेट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रायोरिटी बाकी तमाम प्रोसेसेस से कम थी। तो जहाँ पे ये एडवांटेज है प्रायोरिटी एल्गोरिथम का कि हाईएस्ट प्रायोरिटी के प्रोसेस को ज़्यादा जल्दी इंटरटेन किया जाता है, वहाँ पे डिसएडवांटेज क्या होगा कि लोएस्ट प्रायोरिटी के प्रोसेसेस को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। और अगर हम एवरेज वेटिंग टाइम की बात करें, हमने इन तमाम वेटिंग टाइम्स को ऐड कर लिया, डिवाइडेड बाय 4 10.25। नाउ इससे पहले हमने FCFS देखा था, उसके अंदर 8.5 आ रहा है। राउंड रॉबिन में हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा है, या इससे शायद कम हो। तो प्रायोरिटी के अंदर हम देखते हैं कि 10.25 इज़ द एवरेज वेटिंग टाइम। तो हमने एक ही एग्जाम्पल को रख के मुख्तलिफ इसीलिए एल्गोरिथम को अप्लाई किया, so that we can see and we can compare the different algorithms. So that is the conclusion of this lecture.